नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हमारा मॉडल पेपर होगा, वो होगा साइंस विज्ञान का, और विज्ञान विषय कक्षा 8 का पेपर हम हल करने वाले हैं। लगभग सभी विषयों के, हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इन सब विषयों के आपके मॉडल पेपर हल करके डाले गए हैं और भी डाले जाते रहेंगे, क्योंकि अपनी टीम है वो कार्य में लगी हुई है। तो महत्वपूर्ण जो अपने प्रश्न हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं प्यारे विद्यार्थियों, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ संकलित किया गया है। आपके लिए कुछ सामान्य निर्देश होंगे पेपर में, और सभी प्रश्न करने अनिवार्य होंगे, ऐसे आपके लिए निर्देश होगा। तो नायलॉन का उपयोग किया जाता है, तो नायलॉन का उपयोग कपड़ा बनाने में बिल्कुल किया जाता है। रस्से, तंबू, दांत साफ करने वाले ब्रश बनाने में बिल्कुल। उपरोक्त सभी अपना आंसर हो जाएगा। वाहन के लिए कौन सा ईंधन कम प्रदूषक होता है? तो डीजल, पेट्रोल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस या द्रवित पेट्रोलियम गैस है। तो संपीड़ित जो प्राकृतिक गैस है ये कम प्रदूषण करती है। सोने चांदी को पिघलाने हेतु सुनार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं, और वह है कौन सा क्षेत्र है वो? तो वह ज्वाला का बाह्य क्षेत्र। निम्नलिखित प्रश्नों का सत्य और असत्य पे चिन्ह लगाना है। अगर सत्य है तो सत्य पे, और असत्य है तो असत्य पे राइट का चिन्ह लगाना है। निषेचित अंडा युग्मज कहलाता है, क्या सही है? बिल्कुल सही है, तो सत्य पे निशान लगाना है। किशोर अवस्था में लंबाई में वृद्धि होती है। युवा अवस्था में बच्चे की लंबाई में वृद्धि होती है। किशोर अवस्था जो कि 14 से ऊपर की जो अवस्था होती है उसको किशोर अवस्था में गिना जाता है। तो इस समय बच्चे की लंबाई में बिल्कुल वृद्धि होती है, ये भी सत्य है। यदि आप घर के बाहर अगर आप घर के बाहर हैं तथा भूकंप आ गया तो आप घर के अंदर आ जाएंगे, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि घर के अंदर आ जाएंगे तो जबकि भूकंप आए तो घर के बाहर जाना चाहिए, ऐसा है। तो ये असत्य है, तो असत्य पे निशान लगाएंगे। यदि आपके घर या आसपास आग लग जाए पर नियंत्रण करने के लिए, आग पे नियंत्रण करने के लिए आप क्या करेंगे? बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है अपना ये। आग पे नियंत्रण करने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए? तो बिजली का जो मेन स्विच होता है उसको बंद कर देंगे। फायर ब्रिगेड को सूचना देंगे, बिल्कुल सही। पानी का छिड़काव करेंगे, ये भी बिल्कुल सही। 3 पॉइंट बना लेंगे अपन। बाह्य निषेचन का एक उदाहरण लिखिए। तो बाह्य निषेचन क्या होता है? बाह्य निषेचन मेंढक प्रजाति में पाया जाता है, और मादा मेंढक अंडे को पानी में छोड़ती है, और नर भी अपने शुक्राणुओं को निषेचित करने के लिए पानी में ही छोड़ता है। तो मेंढकों का लावा का जो जीवन है वो पानी में होता है, जबकि वयस्क जीवन है वो भूमि पे होता है। पुरुष हार्मोन का नाम लिखिए। तो पुरुष जो हार्मोन है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, और ये नर हार्मोन है, इसको पोरोस हार्मोन कहते हैं, जो वर्षण द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा? वर्षण द्वारा स्रावित होता है। ये हार्मोन द्वितीयक नर लक्षणों का विकास करता है, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना। 2 बादलों के चित्र बनाने हैं, उनमें आपको आवेशों को दिखाना है, धन आवेशित और ऋण आवेशित। ये बादल और ये बादल बनाए जिनको धन और ऋण आवेशित दिखाया गया है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, और इसका आपको चित्र बनाना है। तो ये आपको इस प्रकार से चित्र बनाना होगा। नाइट्रोजन चक्र का चित्र बनाना है। तो नाइट्रोजन चक्र का चित्र आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको अपने एग्जाम में बनाना है। सर्दियों के लिए आप अपने मित्र को किस प्रकार के वस्त्र खरीदने की सलाह देंगे? सर्दियों में किस प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं? तो किस प्रकार के वस्त्र खरीदने की सलाह देंगे आप? बिल्कुल सरल है, 4 कारण लिखिए। तो सर्दियों में हम अपने मित्र को निम्न कारणों से ऊनी वस्त्र खरीदने की सलाह देंगे। ऊनी वस्त्र ऊष्मा के कुचालक होते हैं। इस कारण सर्द जो वातावरण है, ठंडा जो वातावरण है, वो शरीर के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होने देता, और जो सर्दी है, ठंड है, वो शरीर तक नहीं पहुंच पाती। ऊनी वस्त्र के उपयोग से शरीर गर्म रहता है एवं ऊष्मा की हानि नहीं होती। ऊनी कपड़ों में महीन छिद्र होते हैं जो हवा से भरे होते हैं। ऊन और हवा दोनों
खराब ऊष्मा के संवाहक हैं जो शरीर में गर्मी हस्तांतरण का पर्यावरण से रोकते हैं, मतलब बाहर जो शरीर की जो गर्मी है उसको बाहर निकलने से रोकते हैं, जिससे शरीर गर्म रहता है। सर्दियों में ऊनी वस्त्र का स्पर्श गर्म प्रतीत होता है, जबकि सूती या पॉलिस्टर का जो वस्त्र होगा तो वो स्पर्श करेंगे यानी उसको हाथ लगाएंगे तो वो ठंडा प्रतीत होगा। अतः सर्दियों में ऊनी वस्त्र आरामदायक होते हैं। तो ये कारण दिए हमने, ऊनी वस्त्र क्यों पहनने हैं सर्दियों में, हम अपने मित्र को क्यों सलाह देंगे, क्योंकि ऊष्मा की हानि नहीं होने देते। ऊष्मा के जो इनके बीच जो छिद्र होते हैं वो हवा से भरे रहते हैं और वो ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होने देते, बीच में शरीर की गर्मी को मेंटेन रखते हैं। नीचे सारणी में पेट्रोलियम संगठन तथा उपयोग बताए गए हैं और आप समूह 1 और 2 का सही मिलान करना है आपको। समूह 1 और समूह 2। द्रवित पेट्रोलियम के संघटक डीजल, पैराफिन, मोम और बिटुमिन। दूसरी तरफ समूह में दिया हुआ है पेंट एवं सड़क निर्माण, मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन निर्माण में, घरों एवं ईंधन रूप में, भारी मोटर वाहन आदि में। तो द्रवित पेट्रोलियम को हम मिलाएंगे घरों और उद्योग ईंधन के रूप में। घर में ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। डीजल का प्रयोग हम भारी वाहनों में करते हैं और वाहन विद्युत जनरेटरों और ईंधन के रूप में करते हैं। पैराफिन, मोम का उपयोग किया जाता है मरहम, मोमबत्ती बनाने, वैसलीन निर्माण में। और बिटुमिन का उपयोग किया जाता है जैसे पेंट और सड़क बनाते हैं तब भी बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी पूछ लिया जाए बिटुमिन का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं आप, और पैराफिन मोम से आप क्या बना सकते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। डीजल क्या काम आता है और द्रवित पेट्रोलियम गैस क्या काम आता है, मेरे साथ साथ आपको याद हो रहा है। नीचे लिखे गए वाक्यों की सत्यता की जांच सत्य असत्य पर सही निशान लगाकर करिए। तो प्यारे बच्चों, वनों से वर्षा दर प्रभावित नहीं होती, क्या ये सही है? जहाँ ज़्यादा वन होंगे वहाँ ज़्यादा वर्षा होगी, तो कैसे प्रभावित नहीं होंगे? तो ये गलत कह रहा है, तो इसका मतलब असत्य पे निशान लगाएंगे हम। वन उन्मूलन से वर्षा दर प्रभावित नहीं होती, तो गलत है। वन्य प्राणी अभ्यारण्य वह क्षेत्र है जहाँ जंतु संरक्षित और सुरक्षित भी रहते हैं और बच के भी रहते हैं, यानी संरक्षित भी रहते हैं। तो क्या सही है? बिल्कुल सही है। वन्य प्राणी हैं, अभ्यारण्य बनाए हुए होते हैं उनके लिए और वो उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं और बचा के भी रखते हैं। संकटापन्न जंतु वे हैं जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है, ये भी बिल्कुल सही है। संकटापन्न यानी जिन पे संकट है वो जंतु, जीव जंतु, तो वो सत्य है। एक निर्धारित दर से उनकी संख्या होनी चाहिए, उससे कम हो रही है दिन प्रतिदिन, तो उसको कहेंगे संकटापन्न जंतु। धीरे धीरे उपजाऊ भूमि मरुस्थल में बदल जाती है, उसे मरुस्थलीकरण कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। उपजाऊ भूमि बड़े बड़े दोहरे टीले बन जाएं और मरुस्थल के रूप में हो जाए तो उसे मरुस्थलीकरण कहेंगे, ये भी सही है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका का नामांकित चित्र आपको बनाना है। तो पादप कोशिका का ये चित्र है और जंतु कोशिका का ये है। इनके नाम किस तरीके से लिखने, ये बाह्य जो परत है इसको क्या कहते हैं, इसमें जो बाह्य परत है इसको क्या कहते हैं, बीच में ये जो केंद्रक है, और इसमें पादप कोशिका में केंद्रक कहाँ है, ये आपको ध्यान रखना है, इनके नाम लिखने। दाब की परिभाषा का सूत्र लिखिए। दाब क्या होता है? तो किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाला जो बल होता है उसको कहते हैं दाब। तो दाब का सूत्र है दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। अतः क्षेत्रफल का मान जितना कम होता है उतना ही अधिक दाब लगता है। उदाहरण के लिए जैसे कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल बहुत कम होता है, इस कारण से कम बल द्वारा ही आसानी से किसी दीवार में या लकड़ी में लगाई जा सकती है। तो जितना क्षेत्रफल का मान जितना कम होता है उतना ही दाब अधिक लगता है। तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किसी कील को किसी दीवार या लकड़ी में आसानी से क्यों लगा दिया जाता है? क्योंकि उसका जो क्षेत्रफल है वो कम होता है, नुकीला होता है उसका और क्षेत्रफल कम होता है। यदि आपको चिकने फर्श पे चलना है, दौड़ना होता है, तो आपको किस प्रकार के जूते या चप्पल का प्रयोग करना चाहिए?
तो यदि आपको चिकने फर्श पे चलना है, दौड़ना है, तो इसके लिए जो खानेदार तली के जूते होते हैं वो पहनने चाहिए। चिकने फर्श पे चलने के लिए उचित घर्षण की आवश्यकता होती है। जूते चप्पलों का जो खांचेदार तली होती है, नीचे का जो जूता या चप्पल का तल है वो खांचेदार हो तो फर्श से अच्छी पकड़ बना लेता है, और जिस कारण हम चिकने फर्श पे अच्छी तरह से चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं, नहीं तो फिसल जाएंगे। शोर और संगीत में दो अंतर लिखिए। शोर, संगीत, दोनों में अंतर लिखना। तो सबसे पहले हम संगीत का कहेंगे कि ये जो ध्वनि होती है संगीत की, वो मीठी होती है, प्रिय होती है, कानों को प्रिय लगती है, वो हम सुनना पसंद करते हैं। स्वास्थ्य समस्याओं से इसका कोई संबंध नहीं होता। इससे स्वास्थ्य, मन प्रसन्न होता है। अच्छा संगीत होगा तो मन प्रसन्न होगा, स्वास्थ्य भी नहीं बिगड़ेगा। शोर होगा तो ये हमारे कानों को अप्रिय लगेगा, हमारे जो कान हैं वो शोर को पसंद नहीं करते, और ये स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी कारण बन जाता है। बिल्कुल सही। विद्युत लेपन दर्शाता हुआ सरल परिपथ का नामांकित चित्र बनाइए। अब ये तांबे की एक प्लेट है और ये कॉपर सल्फेट का विलयन भरा हुआ है। ये विलयन भरा हुआ है, इसमें ये दो प्लेट रखी हुई हैं। इनको किस तरीके से देखो जोड़ा गया है। विद्युत लेपन दर्शाता हुआ सरल परिपथ है, इस तरीके से आपको चित्र बनाना है। कृत्रिम उपग्रह से हमें किस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है? कोई दो जानकारियां लिखी। तो कृत्रिम उपग्रह से हमें दो जानकारियां प्राप्त होती हैं। इसके माध्यम से वायुमंडल के विभिन्न क्षेत्रों के अध्ययन की जानकारी मिलती है। कृत्रिम उपग्रह के माध्यम से मौसम की जानकारी का पहले ही अनुमान हो जाता है, यानी पूर्व अनुमान हो जाता है। आंधी आएगा, तूफान आएगा या जोरदार बारिश होगी, किस तरीके से मौसम रहेगा, उसकी जानकारी हम की पूर्व अनुमान हम लगा सकते हैं। तो कृत्रिम उपग्रह से ये दो जानकारियां हम इकट्ठी कर सकते हैं। आप अपने घर में गेहूं का भंडार करना चाहते हैं, गेहूं का भंडार करना चाहेंगे तो इसके लिए आप क्या क्या तैयारियां करेंगे, लिखिए। तो गेहूं का अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसे नमी से बचाना होगा, उसमें कीट ना लगे, चूहे उसको खराब ना करें, सूक्ष्म जीवों से भी बचाना होगा, उनका भंडारण, इन सब को बचा के रखना जरूरी है। तो भंडारण से पहले यानी जो दाने हैं गेहूं के, उनको धूप में सुखाना आवश्यक है, क्योंकि यदि ताजी कटी गई फसल के दानों को सुखाए बिना ही हम भंडारित कर देंगे तो वो जल्दी खराब हो जाएंगे। उसकी संभावना, खराब होने की जो संभावना है वो बहुत अधिक होती है। धूप में सुखाए जाने से बीजों की नमी है वो कम हो जाएगी तथा उसके कीट, पीड़क, जीवाणु, कवक आदि से सुरक्षा हो जाएगी। आजकल किसान भी अपनी फसल उत्पादन को जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्रों में रखते हैं, जिससे सुरक्षित बने रहते हैं। नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण के उपयोग में लाई जा सकती हैं, जिससे अनाज में सूक्ष्म जीवों को से अनाज को सुरक्षित रखा जा सकता है। अथवा में है कि जहाँ सिंचाई जल की कमी हो वहाँ सिंचाई की कौन सी विधि का उपयोग करेंगे। सिंचाई विधि का चित्र भी बनाना है। तो जहाँ पानी की कमी हो, सिंचाई जल की कमी हो यानी पानी की कमी हो, तो वहाँ हम कौन सी विधि काम में लेंगे। तो जिस स्थान पे सिंचाई जल की कमी है वहाँ विधियों के माध्यम से, कोई ऐसी विधि के माध्यम से अगर हम सिंचाई करेंगे तो आसानी से अपनी फसल भी होगी, पानी भी कम लगेगा। तो आधुनिक तरीकों से सिंचाई की विधि में है, एक तो छिड़काव तंत्र जिसको स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियां हम निम्न प्रकार देंगे। छिड़काव विधि, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है और इस विधि को जैसे चित्र में दिखाया गया है, ऊर्ध्व जो पाइप हैं उनके ऊपरी सिरों पे घूमने वाले नोजल लगा दिए जाते हैं। ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पाइप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षाई हो रही हो। ये छिड़काव बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है। ड्रिप सिस्टम, इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता रहता है, इसलिए इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं इसको, बूंद बूंद सिंचाई या ड्रिप तंत्र। ये आप इस चित्र में देख सकते हैं किस तरीके से बनाया गया है। ये पौधे हैं और इनमें इस तरीके से पाइप लगा दिए जाते हैं कि वो जो पेड़ है
उसकी जड़ में ही बूंद बूंद पानी गिरता है। इस विधि में मुख्य जो नली है उसकी सहायक नलियां होती हैं और इस सहायक नलियों के सिरे पर विशेष नोजल लगी होती है जिसके द्वारा वो बूंद बूंद जल जड़ों में पड़ता रहता है, गिरता रहता है और तो पानी है वो व्यर्थ नहीं जाता। ये विधि जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान सिद्ध हुई है। धातु और अधातु के गुणों के आधार पर कोई अंतर बताने। धातु और अधातु गुण आघात वर्णीयता, आघातनीयता मतलब टूटना, और तन्यता ऊष्मा चालन और विद्युत चालन के आधार पे हम अंतर करेंगे। धातु आघात वर्धनीय होती है, पीटकर सीटें बनाई जा सकती हैं और धातु को खींचकर तार बनाया जा सकता है। तन्यता यानी खींचकर तार बनाया जा सकता है। ऊष्मा चालन धातु में होता है, बिल्कुल ऊष्मा के चालक होते हैं धातु। और विद्युत चालन ये विद्युत के भी चालक होते हैं। अधातु ये भंगुर होते हैं और चोट लगने पे टूट जाते हैं और ये अत्यंत इनमें तन्यता नहीं होती, यानी इनको खींच के तार के रूप में नहीं बनाया जा सकता। और ऊष्मा चालन भी इसमें नहीं होता। ग्रेफाइट को छोड़कर सभी कुचालक होते हैं, यानी ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जिसमें ऊष्मा चालन होता है, लेकिन बाकी जितने भी अधातु हैं उनमें ऊष्मा नहीं चालित होती, यानी वो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो कौन सा ऐसा अधातु है जिसमें ऊष्मा का चालन होता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, कहीं ग्रेफाइट का ही पूछ लें। नीचे सारणी के कॉलम 1 में पदार्थ दिए गए हैं, उनके सामने के कॉलम 2 में उनके उपयोग लिखिए। पदार्थ कौन सा है? गोल्ड, कॉपर, आयरन और मरकरी। अब इनका उपयोग क्या है? गोल्ड सबको पता है, गहनों में उपयोग किया जाता है, बिल्कुल। कॉपर तार बनाए जाते हैं, कॉपर यानी तांबा, तांबे के तार बनाए जाते हैं। आयरन यानी लोहा, तो इसमें स्टील निर्माण में काम आती है। इस्पात स्टील निर्माण में काम आती है। लोह इस्पात की चद्दरें बनाई जाती हैं। लोहे से, आयरन से यानी बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं। आप लिख सकते हैं मरकरी जो थर्मामीटर में काम आती है। ब्लड प्रेशर मीटर मशीन होती है, उसके निर्माण में काम आती है मरकरी। मानव नेत्र की संरचना का नामांकित चित्र आपको बनाना है। मानव नेत्र से संबंधित आपको संरचना बनानी है। कॉर्निया, आइरिस, पुतली, ये आपको मानव नेत्र को चित्र के माध्यम से दिखाना है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि ट्रैफिक पुलिस से आप सड़क सुरक्षा संबंधी कौन से प्रश्न पूछेंगे? लिखिए। ट्रैफिक पुलिस यानी जो रोड की सेफ्टी के लिए पुलिस लगी रहती है, उस पुलिस से सुरक्षा संबंधी कौन से प्रश्न आप पूछेंगे? तो ट्रैफिक पुलिस से हम पूछेंगे कि सड़क पार करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, यदि हम किसी दुर्घटना स्थल पे हों तो हमें क्या करना चाहिए। अथवा में प्रश्न है आयतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं, इसे चित्र की सहायता से स्पष्ट करें। तो इस प्रकार से आप आपतन बिंदु है उससे किस तरीके से आप आपतन कोण और परावर्तन कोण को दिखा सकते हैं। ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है। आपतित किरण गिरने वाली, इस पे गिरने वाली जो ये बिंदु है, इस पे गिरने वाली किरण है वो आपतित किरण है, और इससे बाहर जाने वाली यानी इससे टकरा कर जाने वाली जो किरण है वो है परावर्तित किरण। तो ये परावर्तन कोण बन गया यहाँ, और ये आपतन कोण बन गया। जो अविलंब बिंदु है इनके बीचों बीच मिलाने वाला उसको कहते हैं अविलंब बिंदु। यदि आपके पिताजी को धुंध में गाड़ी चलानी पड़ती है सड़क सुरक्षा हेतु, तो आप उनसे कौन से 2 प्रश्न पूछना चाहेंगे? धुंध यानी जब कोहरा छाया हुआ हो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो, तब सड़क सुरक्षा से संबंधित कौन से प्रश्न पूछेंगे? तो धुंध में पिताजी से हम गाड़ी से चलानी है तो हम पूछेंगे कि गाड़ी चलाते समय क्या गाड़ी की गति तेज होनी चाहिए? नहीं। क्या धुंध में गाड़ी चलाते समय दूसरी गाड़ियों को ओवरटेक करना चाहिए? तो ये प्रश्न हम पूछ सकते हैं। शुद्ध जल और अशुद्ध जल की पहचान कैसे करेंगे? शुद्ध जल कौन सा होता है और अशुद्ध जल? शुद्ध जल जैसे पीने योग्य हो, दुर्गंध वाली नहीं हो यानी गंध रहित हो। शुद्ध जल स्वाद हो, गंध रहित हो, और शुद्ध जल सरल यौगिक हो, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बनता हो। अशुद्ध जल, ये जल खारा होता है
और ये जल अर्ध पारदर्शी होता है, यानी इसमें गंध भी आएगी। स्वच्छता संबंधी 2 बातें लिखिए जो आपको पसंद है। स्वच्छता यानी साफ सफाई से संबंधित, तो 2 बातें आपको लिखनी। दांतों की सफाई नियमित करें, यानी ब्रश करें। शौचालय, स्नानागार और आसपास के इलाकों को साफ रखना, ये सफाई से संबंधित है। शुद्ध और अशुद्ध हवा में अंतर क्या है? बड़ा ही सरल प्रश्न है। शुद्ध हवा कौन सी होगी? शुद्ध हवा स्वच्छ होगी, ताजा होगी, पारदर्शी होगी। इसमें सूक्ष्म जीव उपस्थित नहीं होंगे, इसमें दुर्गंध नहीं होगी, धुआं और धूल के कण भी दिखाई नहीं देंगे। बिल्कुल। प्रदूषित वायु यानी अशुद्ध जो हवा होगी वो कैसी होगी? ऐसी वायु गंदी और पारदर्शी होगी, और सूक्ष्म जीव है वो उपस्थित होंगे, इसमें बैक्टीरिया, कीटाणु वगैरह होंगे। दुर्गंध हो सकती है इसमें, धुआं और धूल के कण भी दिखाई देते हैं। हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ रहे इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें निम्न बातों पे ध्यान रखनी चाहिए। कूड़ेदान का उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। पेड़ पौधों का वृक्षारोपण करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तो अति महत्वपूर्ण मॉडल पेपर साइंस का हमने कंप्लीट कर लिया। लगभग सभी विषयों के मॉडल पेपर तैयार करके आपके लिए डाले हुए हैं, और भी डाले जाते रहे हैं। लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जहाँ भी आपको दिक्कत आ रही है, और आप लगातार अपनी मेहनत को पंख लगाएं और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएं। थैंक्स।